अगर कोई सवाल हो। अच्छा देखो, ये मार्च 15 क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं, टारगेट कॉस्टिंग आई के पास पेपर्स का। ठीक है भाई, इसमें लिखा हुआ है हाईटेक लिमिटेड HL assembles and sells various components of heavy construction equipment. HL is working on a proposal of assembling a new component EXV99. Based on a study of the product and market survey, the following information has been worked out. Projected lifetime sale of the component, यानी कि पूरे जितने भी यूनिट्स में बेचूंगा मैक्सिमम 5 लाख बेचूंगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11,000 दी हुई और टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है 40%। यानी कि हम अपनी टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए या तो डायरेक्टली आप 11,000 का 60% ले लो तो आपकी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी विच इज 6,600, या फिर आप कर सकते हो 11,000 जो कि सेलिंग प्राइस है उसमें से 11,000 का 40% विच इज प्रॉफिट मार्जिन वो माइनस कर दो तो भी 6,600 की टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। आपका एम या आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपको 6,600 रुपीज़ का पड़े। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोज। नए कंपोनेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है 1 यूनिट ऑफ EXV99 विल रिक्वायर, और ये क्वांटिटीज एक यूनिट बनाने के लिए ज़रूरत होगी इन क्वांटिटीज की। इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है नेट का, यानी कि नेट का मतलब ये है कि आफ्टर लॉसेस है, और जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं ना तो वो बिफोर लॉसेस परचेज करते हैं। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो बिफोर लॉसेस परचेज करते हैं। फिर इससे लिखा हुआ है द अबव पार्ट्स विल बी इंपोर्टेड इन अ लॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXV99। कस्टम ड्यूटी एंड अदर इंपोर्ट चार्जेस विल बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जितने की कोई चीज़ खरीदोगे कस्टम ड्यूटी उसका 15% होगी। HL इज नेगोशिएटिंग विद द वेंडर हु हैज एग्रीड टू ऑफर फर्दर डिस्काउंट, और जो वेंडर है जो सप्लायर है जिससे मैं चीज़ें खरीदता हूँ उससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ कि वो मुझे डिस्काउंट दे दे, वो मुझे डिस्काउंट ऑफर कर दे ताकि मुझे ये चीज़ जो है वो सस्ती पड़े। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑन एवरेज असेंबलिंग 1 यूनिट ऑफ EXV99 will require 1.8 skilled labor hours at ₹200 per hour. The production will be carried out in a single shift of 8 hours. At the start of each shift, setup of machines will require 30 minutes. यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट होगी, बट शुरू का आधा घंटा विच इज 0.5 आवर्स, शुरू का आधा घंटा विच इज 0.5 आवर्स मशीन को सेटअप करने में ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा जो टाइम बचेगा जिसमें प्रोडक्शन हो रही होगी वो है 7.5 घंटे। अच्छा, लेबर जाहिर सी बात है वो मशीन हीटअप करने के लिए आ रहा है तो उसके भी पैसे मुझसे लेगा। 1 घंटे के 200 रुपये लेता है, तो 8 घंटे की जब मैं एक शिफ्ट की पेमेंट देखता हूँ एक शिफ्ट की, तो मैं एक शिफ्ट के लिए लेबर को 1,600 रुपये पे कर रहा हूँ इन टोटलिटी। जबकि वो 8 घंटे में से आधा घंटा मशीन को हीटअप करता है, बाकी 7.5 घंटे काम करता है, और एक यूनिट 1.8 आवर्स में बनाता है। तो एक शिफ्ट में कितने यूनिट्स बना पाएगा उसके लिए आप 7.5 को 1.8 से डिवाइड कर दो, 7.5 घंटे वो प्रोडक्शन करेगा और एक यूनिट जो है वो 1.8 आवर्स में बना रहा होगा। अगर आप ऐसा करोगे और ये कैलकुलेट करोगे कि कितने यूनिट्स वो बनाता है तो आपको पता चलेगा कि वो एक शिफ्ट में 4.1667 यूनिट्स तकरीबन बना रहा होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लेबर मुझसे 1,600 रुपये लेता है एक शिफ्ट के और 4.1667 यूनिट्स बना कर देता है। तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट हो गई 1,600 रुपये डिवाइडेड बाई 4.1667, 1,600 रुपये टोटल ले रहा है और उसमें वो मुझसे 4.1667 यूनिट्स बनाकर दे रहा है, यानी कि वो एक यूनिट के तकरीबन मुझसे 384 रुपीज़ ले रहा है। ये लेबर की कॉस्ट है, इस यूनिट की लेबर की कॉस्ट है। लेबर मुझसे 384 रुपीज़ ले रहा है एक यूनिट बनाने के जो पैसे ले रहा है। आगे लिखा हुआ है 6% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी, 6% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी ऑफ YY एंड ZZ वुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस। यानी कि मैं YY और ZZ का इनपुट ज़्यादा करता हूँ, उसमें से 6% ज़ाया हो जाता है और जो बचा हुआ होता है वो फिनिश गुड्स में लगता है। XX के लिए ऐसा नहीं है। अब पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से हमारे पास 3 तरह के रॉ मटेरियल्स थे। मैं अगर इनकी कॉस्ट लिखूं
तो x की कॉस्ट तो बड़ी सिंपल होगी, 1 इंटू 2350, इसमें कोई लॉस नहीं है तो डायरेक्ट वर्किंग हो जाएगी जो कि है 2350। अलबत्ता जब मैं वाई की बात करूंगा या मैं जेड की बात करूंगा तो ये दी हुई है आपको नेट क्वांटिटी। अब आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आप नेट क्वांटिटी परचेज नहीं करते हो, या पे आप नेट क्वांटिटी के लिए नहीं करते हो, आप ग्रॉस क्वांटिटी के लिए पे करते हो। आप ज्यादा खरीदते हो, कुछ जाया हो जाता है, जो बचा हुआ होता है वो फिनिश गुड में नजर आता है। तो वाई के लिए आप करोगे 1.5, और क्योंकि ये 6% लॉसेस के बाद है तो ये 94 पोर्शन है, आप इसको 94 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये ग्रॉस अप हो जाएगा, ये ग्रॉस अप हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ 1.5 को मैं 94 से डिवाइड करता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कोई 1.5957 बनता है, मल्टीप्लाइड बाई 1400 रुपये जो इसका रेट है। तो इसको अगर मैं 1400 रुपये से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाता है 2234, 2234। y की जो कॉस्ट है वो 2234 होगी, y की जो कॉस्ट है वो 2234 होगी। z की कॉस्ट, z की कॉस्ट की बात करते हैं। z जो है उसके लिए अगेन 1 यूनिट है, इसको 94 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया ग्रॉस अप करने के लिए, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। इस क्वांटिटी को मैंने इसके रेट से यानी कि 1200 से किया मल्टीप्लाई। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 94 मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो ये कोई 1.0638 बनता है। 1.0638 1200 रुपये के हिसाब से अगर आएगा तो तकरीबन 1277 की जेड की कॉस्ट होगी, 1277 की जेड की कॉस्ट होगी। इसका मतलब रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट होगी एक्स की 2350, वाई की 2234, जेड की 1277। टोटल कॉस्ट देखता हूँ 2350 प्लस 2234 प्लस 1277, 5861, 5861 मटीरियल की टोटल कॉस्ट 5861 है, मटीरियल की टोटल कॉस्ट 5861 है। और क्योंकि मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे इस पे 15% कस्टम्स ड्यूटी भी देनी है, मुझे इस पे 15% कस्टम्स ड्यूटी भी देनी है। तो 5861 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 5861 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कस्टम्स ड्यूटी के साथ ये बन जाता है, ये 879 की कस्टम्स ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी के साथ ये बन जाता है 5861 प्लस 879 यानी कि 6740। 6740 जो है उसमें मटेरियल की परचेज कॉस्ट भी शामिल है और 15% कस्टम्स ड्यूटी भी शामिल है, दोनों चीजें मैंने शामिल कर दी हैं। अच्छा भाई, मटेरियल और लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब हम आते हैं ओवरहेड्स पर। अच्छा, ओवरहेड्स में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, एचएल वर्क्स एट अ नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 4 मिलियन, ये मुझे एनुअल कैपेसिटी दी हुई है, 4 मिलियन एनुअल कैपेसिटी दी हुई है। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड स्किल्ड लेबर आवर्स फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स आर एज फॉलोज। फिर मुझे ये ओवरहेड्स बताए हुए, फिर मुझे ये ओवरहेड्स बताए हुए। सबसे पहला काम मैं इसमें देखता हूँ कि कितने ओवरहेड्स वेरिएबल हैं और कितने फिक्स्ड हैं, जिसके लिए मैं हाइलो मेथड अप्लाई करूंगा। हाइलो मेथड इज चेंज इन कॉस्ट यानी कि 68 मिलियन माइनस 65.6 मिलियन चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ आवर्स यानी कि 1050000 माइनस 950000। चेंज इन कॉस्ट 68 मिलियन माइनस 65.6 मिलियन डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ आवर्स, जो कि हमारे पास ऊपर हमारे पास 2.4 मिलियन आ रहा है और नीचे हमारे पास 1050000 माइनस 950 यानी कि 100,000 आवर्स आ रहे हैं, तो ये आ रहा होगा 24 पर आवर। ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स है पर आवर। फिक्स ओवरहेड्स कैसे आएगा? 65.6 मिलियन जो है इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल है, इसमें से आप वेरिएबल हटा दो यानी कि 24 मल्टीप्लाइड बाई 950,000 इसमें से हटा दो, 24 मल्टीप्लाइड बाई 950,000 इसमें से हटा दो, 6560000 माइनस 6560000 माइनस 24
इंटू 950,000, तो आपके पास जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आते हैं ना वो आते हैं 42.8 मिलियन। अच्छा, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि इसका ओएआर निकालते हैं। अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं 42.8 मिलियन के, ये आ रहे हैं एक क्वार्टर के, जबकि नॉर्मल कैपेसिटी एनम के यानी कि साल के हिसाब से दी हुई है, तो एक क्वार्टर की 1 मिलियन आवर्स हुई, एक साल में 4 क्वार्टर्स होता है। तो मेरा जो ओएआर आएगा वो होगा 42.8 मिलियन, जिसकी फिक्स कॉस्ट है 42.8 मिलियन फिक्स कॉस्ट, डिवाइडेड बाई 1 मिलियन यानी कि नंबर ऑफ आवर्स। तो ये आपके पास 42.8 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 मिलियन बन जाएगा 42.8 पर आवर का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, 42.8 मिलियन का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बन जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चीज़ें समराइज करता हूँ। पहले मटेरियल की कॉस्ट लिखता हूँ। मटेरियल की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी थी 5861 पर हमारी कस्टम्स ड्यूटी थी। कस्टम्स ड्यूटी हमारी जो थी वो थी 879 की कस्टम्स ड्यूटी मिलाकर ये जो मटेरियल की टोटल कॉस्ट बन रही थी ये बन रही थी 6740। फिर हमारी लेबर की कॉस्ट थी, लेबर की जो हमारी कॉस्ट थी वो थी 384, ये वर्किंग भी हमारे पास पहले मौजूद है। फिर हम आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स पर। वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आवर रेट दिया हुआ है 24 का, जो हमने कैलकुलेट किया, और एक यूनिट बनता है आधे घंटे में। तो 24 इंटू आधा घंटा यानी कि 0.5 सॉरी 1.8 आवर्स में, 1.8 आवर्स में एक यूनिट बनता है। 24 पर आवर का रेट है और एक यूनिट 1.8 आवर्स में बनता है, 1.8 आवर्स में बनता है। तो वेरिएबल ओवरहेड जो एक यूनिट में शामिल होंगे वो हो जाएंगे हमारे 24 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 यानी कि 43.2 के वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स की अगर बात करते हैं तो हमारा ओएआर आया है 42.8 मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट 1.8 आवर्स में बनता है। तो 42.8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.8 से, यानी कि 77.04, और हम इन सबको ऐड करते हैं ताकि हमें हमारी करंट कॉस्ट पता चले। 6740 प्लस 384 प्लस 43.2 प्लस 77.04, ये हम अगर ऐड करते हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, अच्छा इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 7244.04। हम एक चीज़ भूल चुके हैं, वो है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में वो बोलता था अ स्पेशल मशीन दैट विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ EX399 विल बी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन। आप 1.5 मिलियन की एक मशीन खरीदोगे और वो एक्सक्लूसिवली EX399 के प्रोडक्शन में यूज होगी। और सवाल के टॉप पर ये लिखा हुआ था कि मैं इस मशीन से 5 लाख यूनिट्स बनाऊंगा, यानी कि मैं पर यूनिट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं 1.5 मिलियन को डिवाइड कर सकता हूँ 5 लाख से, और मैं पर यूनिट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ जो कि आएगी 3 पर यूनिट। तो मैं डेप्रिसिएशन भी ऐड करूंगा, ये मैं ऐड करना भूल गया था। अब हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 7247। ये हमारी कॉस्ट आ रही है, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है जो आ रही है। ठीक है, सवाल ये कहता था फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द डिस्काउंट दैट HL शुड ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। HL को कितना डिस्काउंट ऑब्टेन करना चाहिए? तो भाई मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो 7247 आ रही है, और मेरी जो टारगेट कॉस्ट थी वो 6600 थी। मेरी जो टारगेट कॉस्ट थी वो थी 6600। मुझे 7247 को 6600 तक रिड्यूस करना है, यानी कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट और मेरी टारगेट कॉस्ट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जिसको हम लोग कॉस्ट गैप भी कहते हैं, वो 7247 माइनस 6600 यानी कि 647 का आ रहा है। कॉस्ट गैप 647 का आ रहा है। अच्छा, ये बात याद रहे कि हमें सवाल ने ये नहीं पूछा कि आप कॉस्ट गैप बताओ, हमें सवाल ने ये पूछा है कि आप वेंडर से या सप्लायर से जिससे ये चीज़ें परचेज करते हो उससे कितने रुपए का डिस्काउंट मांगोगे ताकि आपका कॉस्ट गैप क्लोज हो जाए। हमें ये मालूम है कि जब हम डिस्काउंट मांगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कस्टम्स ड्यूटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो 647 includes the cost of material and customs duty,
बिकॉज हम जिन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं वो टोटलिटीज़ है, वो टोटल कॉस्ट है, उसमें कस्टम ड्यूटी और उसकी सप्लायर की प्राइस दोनों शामिल है। तो हमें डिस्काउंट क्योंकि मांगने वाली वैल्यू चाहिए तो हम 647 को 115 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये 115 पोर्शंस है। अगर मैं कोई चीज़ 100 की खरीदता हूँ उसमें 15 की ड्यूटी होती है और वो चीज़ मुझे 115 रुपए की पड़ती है। तो ये 647 टोटल अमाउंट है। मुझे अगर डिस्काउंट का अमाउंट मालूम करना है यानी कि 100 से मालूम करने हैं तो मैं 647 को 115 से डिवाइड करूंगा और 100 से करूंगा मल्टीप्लाई। 647 को अगर मैं 115 से डिवाइड करता हूं और मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 563, यानी कि मुझे 563 का डिस्काउंट मांगना चाहिए पर यूनिट की बेसिस पर। ये मेरा आंसर होगा, पर यूनिट डिस्काउंट मुझे 563 का मांगना चाहिए। अच्छा, इस चीज को मैं प्रूव भी कर देता हूं कि हम 563 का डिस्काउंट मांगेंगे तो क्या हमारा कॉस्ट गैप क्लोज हो जाएगा या नहीं। अगर मैं 563 का डिस्काउंट मांगूंगा तो मेरा मटेरियल 5861 का नहीं आएगा, मेरा मटेरियल 5861 माइनस 563 यानी कि कितने का आएगा, 5298 का आएगा। ठीक है, अभी मटेरियल आ रहा है 5861 का, अगर मुझे 563 का डिस्काउंट मिल जाता है तो मेरा मटेरियल 5298 का आएगा। और फिर कस्टम्स ड्यूटी जो मैं परचेज करता हूं उसका 15% है, तो 5298 का 15% यानी कि कस्टम्स ड्यूटी जो लगेगी वो 879 नहीं लगेगी बल्कि 795 लगेगी। तो मेरी ये जो कॉस्ट है 6740 की ये भी रिड्यूस हो जाएगी और ये 5298 प्लस 795 यानी कि ये 6093 हो जाएगी। इसमें मैं अगर 384 ऐड करता हूँ, इसमें अगर मैं 43.2 ऐड करता हूँ, इसमें अगर मैं 77.04 ऐड करता हूँ और इसमें मैं अगर 3 ऐड करता हूँ तो मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर कर 6600 पर पहुंचूंगा, यानी कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट रिड्यूस होकर मेरे टारगेट कॉस्ट पर चली जाएगी। ठीक है, और इस तरह से पूरा सवाल हो जाता है।